हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर बात करूंगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, किस चैप्टर पर कितना फोकस करना है, कहाँ से एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इंडिविजुअली चैप्टर वाइज मैंने ये सब आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी में हमने इंक्लूड किया है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताते चलूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस कम ज्यादा कहाँ कहाँ पर होंगे, मतलब कहाँ पर एमसीक्यूज पे फोकस करना है, कहाँ पर थ्योरी पे फोकस करना है, कहाँ पे दोनों पे बैलेंस फोकस करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। मैं डेली लाइव क्लास भी ले रहा हूँ यहाँ पर, साथ साथ में आपको एमपी बोर्ड और सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो इस चैप्टर में लगभग 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। मैक्सिमम चैप्टर 8 मार्क्स के हैं, ठीक है, बाकी कुछ 6 मार्क्स के हैं और कुछ एक दो चैप्टर 10 मार्क्स के भी हैं। तो अगर पहले चैप्टर की बात करूं तो यहाँ से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आने वाला है 2 नंबर का आएगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्या आने वाले हैं यहाँ से एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो टोटल कितना हो गया 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। यहाँ से यानी कि हमको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप जब ये थ्योरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है कि प्रबंध से क्या आशय है, ठीक है, इसकी परिभाषा दीजिए। अगर परिभाषा भी 2 मार्क्स में आ सकती है, ऐसा नहीं है कि परिभाषा सेपरेट आएगी या इन दोनों के साथ ही आएगी, परिभाषा खुद सेपरेट मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकती है। तो प्रबंध से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा दीजिए। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों को बताइए, आपको जैसा कि पता होगा टॉप, मिडिल और बॉटम, ठीक है, या सुपरवाइजरी लेवल भी हम इसको बोलते हैं। प्रबंध के प्राथमिक कार्य लिखिए। प्रबंध के 5 प्राथमिक कार्य होते हैं: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। तो ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी। उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य बताइए। टॉप मैनेजमेंट कौन कौन से काम करता है वो सारे आपको बताने हैं। डिसीजन मेकिंग के मेनली इंपॉर्टेंट काम होते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। फोर्थ, अगर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, ये सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन में अंतर बताइए, ठीक है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है तो किसी भी चीज के बहुत ज्यादा पॉइंट्स याद नहीं करने हैं आपको। 3 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, हर एक चीज के 3 to 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर क्या होता है, तीनों चीजों में डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। इनमें सेपरेट भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, इनमें सेपरेट भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। यानी प्रबंध और प्रशासन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, प्रबंध संगठन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या प्रशासन संगठन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, यानी कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस। प्रबंध की विशेषता लिखिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको, ठीक है, फीचर्स लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, बात बराबर है। यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, मैक्सिमम मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम सभी के 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एटलीस्ट, ठीक है, और बाकी अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। प्रबंध एक कला है या विज्ञान या दोनों, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रबंध जो है एक कला है मेनली, ठीक है, विज्ञान नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, ना तो वो प्योरली साइंस है ना प्योर प्रोफेशन है, इसको आर्ट्स माना गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रबंध कला एवं विज्ञान यानी कि साइंस और आर्ट्स दोनों है, ठीक है। प्रोफेशन तो अभी फुल फ्लैज नहीं है इंडिया में। अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। भारत में प्रबंध का महत्व लिखिए। भारत में प्रबंध का महत्व ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करें तो भाई मैनेजमेंट का इंडिया में का स्कोप है। हमारे जितने भी आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपने सुना होगा, इनको इंडिया में डेवलप इसलिए गया है क्योंकि भाई इंडिया जितनी बड़ी कंट्री होगी उसको उतना संभालने में, उतने उसको उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मैनेजमेंट का उतना बड़ा रोल होता है। दैट्स वाई इसका इंपॉर्टेंट इंडिया में ज्यादा हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर हम 2 की बात करें तो ये भी 8 मार्क्स का है। यहाँ पर 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 4 एमसीक्यू, सॉरी 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। आपको यहाँ पर 6 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने, एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्लियरिटी आपको यहाँ पे रखनी है, तो मैक्सिमम एमसीक्यूज आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं और अर्थ लिखिए, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, 2 पॉइंट सभी के याद करने हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में याद करके क्या ही कर लोगे आप, ठीक है, और ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो राइट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टेलर और फ्योल के सिद्धांतों की समानताएं क्या है, ठीक है, इनके बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दोनों आ सकती हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन द टेलर एंड फ्योल, इन दोनों में क्या समानताएं थी, वैसे ये ज्यादा कम आता है, असमानताएं ज्यादा आती हैं, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता लिखिए। राइट द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर ने दिया था, तो भाई इनको आपसे पूछा गया है कि राइट द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
फ्यूल के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप 14 प्रिंसिपल्स के अगर आप नाम भी लिख के आ जाओगे तो भी चल जाएगा, या फिर 2-3-4 प्रिंसिपल्स को आपको संक्षेप में उनको अपनी ऑन लैंग्वेज में बताना है कि किस बेसिस पे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे सारे के सारे। ठीक है। टेलर और फ्यूल दोनों के सिद्धांतों की असमानता बताइए। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। दोनों के बीच में डिससिमिलरिटीज क्या है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल्स। ठीक है, डिससिमिलरिटीज भी बोलते हैं। इसके बाद प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एमपी बोर्ड के लिए थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा आपको इंपॉर्टेंस लिखना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल। समय अध्ययन और गति अध्ययन दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये हो जाता है। ठीक है, ये भी आप जरूर क्वेश्चन को करके जाइएगा। समय अध्ययन वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो कौन से क्वेश्चन इस बार सेलेक्ट करता। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आ सकता है क्योंकि देखो एग्जाम में तो एग्जामिनर के पास बहुत सारे पॉइंट है, वो उसने कौन सा पेपर बनाया होगा वी डोंट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सेट किया होगा हमको नहीं पता। टिप्पणी लिखिए आपके, ये सब टेलर के जो वर्क स्टडी है उसके ऊपर है। मानसिक क्रांति यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन, गति अध्ययन और समय अध्ययन। ठीक है, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के बीच में टिप्पणी लिखने को आ सकती है दो चीजों पर। तो दो में से मैंने तीनों कवर किए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तीनों को याद करना है। एग्जाम में 2 पॉइंट्स पर आपको नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यूज पर, क्योंकि आप एमसीक्यूज देखेंगे कि यहाँ पे 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन और 1 सेंटेंस और बहुत सारी चीजें जो भी है वो हमारे 5 वेराइटीज जो हैं वो आ सकती है। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की जब मैं बात करूं तो ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है और इसमें टॉपिक भी बहुत ज्यादा नहीं है एमपी बोर्ड के हिसाब से, लेकिन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज को लिमिटेड थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और 3 एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो ये जो जब ये क्वेश्चन आप कवर करोगे तो वो सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। व्यवसायिक पर्यावरण से क्या है, एक्सटर्नल जो हमारा और इंटरनल एनालिसिस को हम ऑब्जर्व करते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। व्हाट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को स्टडी किया जाता है। आंतरिक पर्यावरण से क्या आता है, व्हाट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल यानी कंपनी के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है विच इज अंडर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होता है, और बियॉन्ड द कंट्रोल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आंतरिक एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर हो गया। व्यवसायिक के पर्यावरण के आयाम समझाइए। आयाम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आधा है। एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, पॉलिटिकल है, ये सब हम पढ़ते हैं। सामाजिक पर्यावरण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द सोशल एनवायरनमेंट। देखो मैंने जैसे कहा ना कि ये व्यवसायिक आयाम जब आप पढ़ लोगे तो ये वाले क्वेश्चन तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि सामाजिक पर्यावरण क्या है, इसी के अंदर आता है। एंड वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये हमारा जो एलपीजी कहलाता था उसी के अंदर से ये 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन में हम लोग जब सब कुछ लिबरल कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान कर देते हैं, तो इसको ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में रखता है। लिबरलाइजेशन इंटरनल जो हमारे बिजनेस करने की पॉलिसीज है उनको खत्म करना है, और प्राइवेटाइजेशन जो बहुत सारी चीजें हमने रिजर्व कर रखी है सरकारी सेक्टर के लिए उनको कम करना, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चैप्टर 3 में कुछ है, व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व लिखिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा याद रखना है। निजीकरण क्या है, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। भारत के आर्थिक पर्यावरण को समझाइए, ये तीनों, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, कौन सा वाला, व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम को समझाइए, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर जो है ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सामाजिक, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने को आ सकते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 9 क्वेश्चन कवर किए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट इन 9 क्वेश्चन को करने के बाद आपके 3 एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें कि चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स हो गया 6 और 2 एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है 8 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। यानी आपको यहाँ पर थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, बी केयरफुल है ना, यानी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है सो दैट आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो नियोजन से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नियोजन की बौद्धिक प्रक्रिया बिल्कुल मेंटल एबिलिटी होती है, स्पष्ट कीजिए। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक्सप्लेन करने को आ सकता है 2 मार्क्स में। बजट क्या है, बजट जो है प्लानिंग के सब पार्ट्स होते हैं, उनमें आपको बजट आपसे पूछा जा सकता है, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में भी करा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल प्लानिंग चलती रहती है। हमारा दिमाग कभी सोचना बंद करता है क्या, वैसे ही बिजनेस में कभी भी सोचने वाला यानी कि प्लानिंग का काम कभी खत्म नहीं होता, रेगुलर चलता रहता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी आ जाती है। नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। राइट द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस तो अगर एग्जाम में आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो आपको तो 4 तो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो इसीलिए देखो 4 मैं क्यों बोलता हूँ, ऑप्शन में भी देखो क्वेश्चन रहेगा, तो भाई अगर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो हमको लगभग डबल तो करनी है, मिनिमम डबल 8 क्वेश्चन तो करके ही जाना है, ठीक है। न्यूजन प्रक्रिया को समझाइए, ये मत सोचना कि मैं ज्यादा क्वेश्चन क्यों करा, क्योंकि आपको कुछ, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 का प्लानिंग कर रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बहुत ही ज्यादा कम की बात करूं तो फिर तो वो वाली चीज हो जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करके चले जाइए, आप पास हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि 32 मार्क्स के तो एमसीक्यूज आ रहे हैं 80 में से, 40% मार्क्स आपका यहीं से आ रहा है, तो भाई आप तो एमसीक्यू से भी पास हो जाओगे। तो जब आप थ्योरी करते हो तो एमसीक्यूज के लिए ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। नियोजन की विशेषताएं लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नियम और नीतियों में अंतर याद रखना, एग्जाम में जैसा कि मैंने आपको कहा है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को मिनिमम 4 डिफरेंस आएंगे, 4 डिफरेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मिनिमम 4, ठीक है। ये मेरा मानना है, ठीक है। एक आध दो कम ज्यादा हो सकता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि 4 तो डिफरेंस आते ही आते हैं, तो अच्छे से डिफरेंस करना, और सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं से आते हैं। नियम और नीतियों का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, रूल्स एंड पॉलिसीज के बीच में डिफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। नियोजन की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के अंदर और मैं सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन ज्यादा हो गया, थोड़े और कम बता दो, तो मैं भाई जिनको और इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो तो कर ही लेना। श्रेष्ठ नियोजन की आवश्यक तत्व बताइए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, ठीक है, और प्रेडिक्टेबल वैल्यूज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उद्देश्य तथा नीतियों में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपके लिए रखे, आप प्लानिंग में देख लीजिएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, अगेन कितना हो गया 6 और 3 एमसीक्यूज, ठीक है। तो भाई 11 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 4 और 2 6, ना सॉरी 9 मार्क्स का, 9 का क्यों हो रहा है आई डोंट नो, ये 9 मार्क्स का नहीं है मेरे हिसाब से, एक सेकंड में देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ 9 मार्क्स का ही है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर भी है, ये पढ़ने में भी काफी टाइम लगता है, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए। संगठन का अर्थ क्या है, परिभाषा, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मीनिंग देखो, हर एक चैप्टर में मीनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए। अब आपका मीनिंग कहाँ से कवर होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 जब आपने पढ़ा था तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो वहां पे आप पांचों के पांच जो फंक्शंस होते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, वहां पर आप मीनिंग तो देखते ही हो। उन्हीं मीनिंग्स को ये वाले क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से, यानी कि 5 चैप्टर में से 5 जो मेरे क्वेश्चंस है ना वो हटा दो तो और भी कम हो जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। जब मैंने वहां पर 5 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, 5 प्राइमरी फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्या कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो उठा लेते हैं एग्जाम के टाइम पर रिफ्रेशर्स और छोटी छोटी जो गाइड्स आती हैं, और वो उसमें जो दिया होता है उसको रटना शुरू कर देते हैं। वहां पर मैटर कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए आपको दिक्कत होती है। तो 5 क्वेश्चंस तो हटा दो आप, ठीक है। तो संगठन का अर्थ है परिभाषा, ठीक है, परिभाषाएं एग्जाम में लिखने को आती हैं, तो आप आइडियल डेफिनेशन कोई भी एक एक याद कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगती है। संगठन का अर्थ है परिभाषा, अधिकार अंतरण की परिभाषा दीजिए, डिफाइन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, अपना काम दूसरों को ट्रांसफर करते हैं टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टेम्परेरी जब हम छुट्टी पे जाएगा, एक मैनेजर छुट्टी पे जाएगा तो अपना काम किसी और को देके जाएगा, उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। विकेंद्रीकरण की परिभाषा क्या होता है, डिफाइन द डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम अपनी अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर देते हैं तो नॉर्मली ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर हम कंप्लीटली लॉन्ग टर्म के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अपने काम को कम करने के लिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंस आपके बीच में आ सकता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस। विभागीय संगठन एवं कार्यात्मक संगठन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिफरेंस को तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा, जितने भी डिफरेंसेस मैंने दिए अच्छे से आप याद कर लेना, पक्का इनमें से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेखा संगठन क्या है, व्हाट इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार एग्जाम में ये आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। अनौपचारिक संगठन के लाभ एवं दोष लिखिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। भाई रूमर बहुत जल्दी फैलते हैं, ठीक है, लोग आसानी से रहते हैं, मजे करते हैं इसमें, तो ये कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। अधिकार अंतरण में विकेंद्रीकरण में डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकारों का अंतरण और विकेंद्रीकरण, ठीक है, मैंने अपने वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है ये सब। नेक्स्ट हमारा है औपचारिक संगठन को समझाइए, एक्सप्लेन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी आप मीनिंग को अगर समझ चुके होंगे तो ये भी लिख सकते हैं। संगठन का महत्व लिखिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे भी आपको जो है थियरी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और साथ में एमसीक्यूज 3 होंगे, बड़ा चैप्टर होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, यहाँ पर 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, हो गया 5 और 3 एमसीक्यूज, ठीक है। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है, बड़ा चैप्टर है ये भी। नियुक्तिकरण का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ स्टाफिंग आपको पता होना ही चाहिए, मैंने जैसे बताया।
दूसरी चीज है भर्ती क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो भर्ती, ठीक है। भर्ती और चयन दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। भर्ती के आंतरिक स्रोत को समझाइए। यहाँ पर भर्ती लिख सकते हो आप एक क्वेश्चन में, थोड़ा सा भर्ती के आंतरिक स्रोतों को समझाइए। एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को समझाइए। कौन कौन से होते हैं, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, ऐसे याद रख सकते हो। प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर और एक्स एम्प्लॉइज को हम बुला लेते हैं। तो ये आंतरिक स्रोत होते हैं। आंतरिक स्रोतों की कमियां लिखिए भाई, लिमिटेशंस क्या होती है, वाइट चॉइस नहीं होती, ठीक है। हम जो होता है उसी में काम चलाना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये बाहर के नए टैलेंट की अवहेलना करता है, नए टैलेंट को नहीं आने देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भाई कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू होगा या पहला रिटन एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, ये सब होगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको लिखने को आ सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको। भर्ती एवं चयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आप करके जाइएगा। एग्जाम में पिछली बार नहीं आया था तो इस बार में भी आ सकता है, तो ये थोड़ा सा बी केयरफुल। प्रशिक्षण व विकास में अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये अगर इन दोनों में से देखा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो ये भी रहेगा। भर्ती के बाह्य स्रोतों को समझाइए। इंटरनल सोर्स के अलावा एक्सटर्नल सोर्स, न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर के थ्रू, कॉलेज कैंपस के थ्रू आप सिलेक्शन में, साथ साथ में आपको थोड़ा सॉल्यूशन का गाइडेंस भी दे रहा हूँ, सो दैट आपको लगे कि भाई हाँ ये चीजें कॉमन है। भर्ती के बाह्य स्रोत, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हम कॉलेज में जाकर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं, टेलीविजन पे निकाल सकते हैं, हमारे पास कुछ पेंडिंग रिज्यूम्स हैं या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ करंट एम्प्लॉइज हैं, ये सब एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। आरटी क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, ठीक है। 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 एमसीक्यूज, टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। वेटेज कम है लेकिन चैप्टर भी छोटा है। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक जो अभिप्रेरणा होती है, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन के बीच में डिफरेंस। दूसरी चीज, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर में, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस। फॉर्मल क्या होता है भैया, सब लेटर राइटिंग, ईमेल्स, ये सब फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है, बोल के बता देना, ठीक है। और जहां पर कहीं पर भी कोई किसी से बात कर सकता है किसी भी वे में, वो इनफॉर्मल तरीका हो गया। मौद्रिक तथा अमौद्रिक अभिप्रेरण स्पष्ट कीजिए, जहां पर हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जैसे पैसा देकर जो मोटिवेशन मिलता है ना, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, प्रमोशन कर देंगे, ठीक है, और आपको छुट्टियों पे भेज देंगे और लीव इनकैशमेंट दे देंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, मौद्रिक तरीके कहलाते हैं। अमौद्रिक तरीके क्या होते हैं, प्रमोशन कर देना, सैलरी ना बढ़ाना, आपको एक डेजिग्नेशन बड़े पद पर दे देना, शाबाशी दे देना, रिकॉग्निशन देना, कोई ट्रॉफी दे देना, ये सब जो चीजें होती हैं ये कहलाती है नॉन मौद्रिक, ठीक है, गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा है। एक प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन के बीच में क्या गैप आता है, ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स जो एक प्रभावी संप्रेषण में आते हैं, वो बाधाएं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है। निर्देशन का महत्व को समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये रिपीट हो गया है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। प्लानिंग जहां जहां लिखा है ना, इसको डायरेक्टिंग कर लो। हाँ, निर्देशन का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है। निर्देशन के सिद्धांतों को समझाइए। सिद्धांत एग्जाम में ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि सिद्धांत ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से आ जाते हैं, तो कम चांस है कि इधर आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ही दिए हैं तो आप कर लेना। अभिप्रेरणा का महत्व लिखिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन से क्या होगा, एम्प्लॉइज में आग लगा देना, ठीक है, एम्प्लॉइज को सेल्फ मूड में डाल देना, ये कहलाता है। तो डायरेक्टिंग में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए ओनली 7 हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखे, ठीक है, सो दैट इनमें से ही कुछ ना कुछ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, जो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो ज्यादा आपको इस पर फोकस, मतलब उतना ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है। कंट्रोलिंग 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 3 एमसीक्यूज, छोटा सा चैप्टर 6 मार्क्स का, लेकिन ऑलरेडी इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, आई थिंक 5 ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। आप इन 5 क्वेश्चन को करके जाइए, इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, साथ ही इन 5 क्वेश्चन की तैयारी की वजह से आपके 3 एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। नियंत्रण के महत्व और उद्देश्य लिखिए। लगभग सेम ही होते हैं, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में रखा है। नियंत्रण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण व नियोजन के बीच संबंध, ये रहा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल करके जाना है आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है, तो इसलिए भाई 2 तो कम से कम आपको करके जाने ही पड़ेंगे। नियंत्रण के चरणों की व्याख्या, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये 2 तो आपको करना ही है। सीमाएं, तीसरा हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, वो अगर तीसरा इंपॉर्टेंट आप चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। इन 3 में से एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन भी करके जाओगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है भाई, फुल क्वेश्चंस कर रहे हैं पूरे के पूरे। देखो पास होने के लिए तो मैंने कहा ना कि एमसीक्यूज ही सफिशिएंट है एमपी बोर्ड में,
बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, इसमें 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर वाला, एक क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स वाला और 3 एमसीक्यूज मिलेंगे। टोटल अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वित्तीय प्रबंधन क्या है, वित्तीय प्रबंधन का महत्व समझाइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही, ठीक है। कार्यशील पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखिए। एक तो स्थायी पूंजी और स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। स्थायी पूंजी से क्या आशा है, व्हाट इज द मीन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ऊपर जो 2 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट थे या 3 मार्क्स में। स्थायी पूंजी से क्या आशा है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। अति पूंजीकरण क्या है, एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। वित्तीय प्रबंध की कोई 3 उद्देश्यों को बताइए, 3 क्यों लिखें, क्योंकि भाई जैसे कि आप देख रहे हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में से मुझे जहां तक चांस है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आपको ज्यादा पॉइंट नहीं लिखने, 3-4 पॉइंट याद करने हैं। वित्तीय प्रबंधन के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, कौन कौन से काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो काम लिखना है। स्थायी कार्यशील पूंजी के स्रोतों का वर्णन कीजिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों या तत्वों की व्याख्या कीजिए, कारक या तत्व आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन, एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन, बट लेस इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगा कि आने के चांस है, बट आने को तो मैंने कहा ना कि कुछ भी आ सकता है, एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है, लेकिन फिर भी स्थिर पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए, 5 तो करना ही करना है, टोटल 10 क्वेश्चन है, अगर आप सारे करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मार्केटिंग सबसे बड़ा चैप्टर, 10 मार्क्स, ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर। इस चैप्टर में आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 3 क्वेश्चन तो आने ही है, तो 3 का 2 ना कर लो तो 6 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो हमको इसमें लगभग 12-13 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे और 2 एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विपणन से क्या आशा है, मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आपने कर लिया। तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। लेबलिंग क्या है, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगाते हैं वो लेबलिंग होती है, अपनी ऑन भाषा में, अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, व्हाट इज लेबलिंग। विपणन किसका किया जा सकता है, व्हाट इज कैन बी मार्केटेड, आजकल क्या एक आइडिया हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है। आज मोदी जी को भी तो मार्केट किया जा रहा है, राहुल गांधी को भी तो मार्केट किया जा रहा है, तो पर्सन, प्रोडक्ट और आइडिया या सर्विस सबको हम क्या कर सकते हैं, मार्केट किया जा सकता है। ब्रांडिंग से क्या है, आजकल ब्रांडिंग की तो चल रही है, नेताओं की ब्रांडिंग चल रही है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, जिससे मार्केट में उसका बोलबाला होता है, पहचान आती है। विज्ञापन की विशेषता लिखिए, डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये जो है 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, विपणन किसका किया जा सकता है, लेबलिंग, ये 2 मार्क्स में ये देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको छोटे छोटे ज्यादा क्वेश्चन याद करने हैं। विपणन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है, ये डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स या सेलिंग। विपणन मिश्रण क्या है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट भी पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। पैकेजिंग के क्या लाभ होते हैं, भाई प्रोडक्ट पैक होता है तो उसकी क्या हैंडलिंग आसान हो जाती है, लाइफ बढ़ जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है, ये सब जो है पैकेजिंग के लाभ है। विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, ठीक है। पर्सनल सेलिंग 1-to-1 जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती हैं, एमएलएम, वो पर्सनल सेलिंग की कैटेगरी में आ जाती है। विज्ञापन से उत्पादकों को क्या क्या लाभ होते हैं, देखो मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मेरिट्स टू दी एडवांटेज टू दी कंज्यूमर, और एक होता है प्रोड्यूसर, तो दोनों को लाभ होते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को लाभ क्या क्या होते हैं वो दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन और हैं, विज्ञापन के लाभ लिखिए, एडवांटेजेस, इसमें दोनों आ जाएंगे, कंज्यूमर भी आ जाएगा और जो मैंने पहला क्वेश्चन करा है एंड प्रोड्यूसर भी आ जाएगा, ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है ना, ये भी आ जाएगा प्रोड्यूसर। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अगर आपने 11 क्वेश्चन कर लिया तो फिर आपको 10 करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मिक्स भी हो जाते हैं। बस वह वास्तु नहीं है, वस्तु है, ठीक है, वास्तु तो भैया आपकी सही चल रही होगी, ठीक है। वस्तु मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, भैया रॉ मटेरियल महंगा तो महंगा होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कैसा है, जगह कैसी है, लेबर की कॉस्ट क्या है, ठीक है, टैक्सेस कैसे, इन सब पे डिपेंड करता है। विक्रय संबंधित की किन्हीं 4 तकनीकों को वर्णन कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, इसके तरीके आपसे पूछे गए, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग कंप्लीट। 13 क्वेश्चन इसलिए सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें, क्योंकि वहां से 6 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिस डबल मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। यहाँ पर 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 4 एमसीक्यूज, भाई यहाँ पर पूरा का पूरा बस आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखना, जहां पर एमसीक्यूज ज्यादा है वो इस चैप्टर को वैसे भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीजें, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, फिर भी आप लास्ट ईयर के कुछ एमसीक्यूज और प्रैक्टिस कर सकते हो।
उपभोक्ता किसे कहते हैं? हम सभी को पता है, जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता कौन है, इसकी डेफिनेशन इस एक्ट में दी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो कि भैया कंज्यूमर कौन है, एज पर कंज्यूमर एक्ट 2019, जो गुड्स को कंज्यूम करता है फाइनल लेवल पर। उपभोक्ता फोरम के विभिन्न स्तर, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और स्टेट। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, एनएसडी याद रख सकते हो। ठीक है, 3 फोरम होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए भाई, इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कैसे संरक्षण मिला है, उपभोक्ताओं के राइट्स, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण वगैरह वगैरह, ये हम याद रख सकते हैं। इको मार्क स्कीम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक मटका नुमा, ठीक है, एक लोगो होता है जिससे ये समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। उपभोक्ताओं को कुछ मार्क है, जैसे हॉलमार्क है, ठीक है, जो गोल्ड पर होता है, इको मार्क होता है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के ऊपर होता है, आईएसआई मार्क होता है हेलमेट के ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको हेलमेट भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इट्स ओके, हेलमेट के ऊपर आईएसआई मार्क होता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उपभोक्ता की समस्याएं लिखिए भैया, क्या क्या है, उनका शोषण किस तरीके से हो रहा था, या जो भी समस्याएं हैं, बार्गेनिंग प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो ये इसकी समस्या है। उपभोक्ताओं के जो अधिकार है, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन रह गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने वाले उद्देश्य लिखिए। ठीक है, उपभोक्ताओं के अधिकार भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लागू करने के उद्देश्य क्या थे, राइट डाउन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और इससे पहले 1986 था। ठीक है, तो इनके हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना था, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव। उपभोक्ता फोरम को शिकायत कौन कर सकता है भाई, एक तो खुद जो पीड़ित इंसान है, या उसकी बिहाफ पर उसका लॉयर भी कर सकता है, उसके बिहाफ पर कोई एसोसिएशन भी कर सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्संस भी कर सकते हैं, सबकी ओर से कोई एक बंदा जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण के 2 तरीकों, साधनों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, हमने कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया है, ये पूछा जा सकता है। 2 मैंने इसलिए लिखे, वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बट लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता की समस्याएं, ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन है हमारे, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व और इको मार्केट स्कीम, ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पूरे 11 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। लगभग आप देखोगे तो सभी चैप्टर्स में ऑन एवरेज मिलाकर अगर मैं 10 क्वेश्चन भी पकड़ के चलता हूँ तो 80 मार्क्स में आपको जो है लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास है सब। ठीक है, ऑन एवरेज कुछ क्वेश्चन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम डेफिनेशन वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो आप स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो। तो इस तरीके से ये हमारा वर्कआउट है। ठीक है, अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, अगर आप 32 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, 32 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टडीज बीएसटी का हमारा जो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आपको, प्रज्ञान कॉमर्स। ठीक है, ये हमारा प्रज्ञान कॉमर्स ऐप, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इको, मैंने कोशिश की है इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यूज यहाँ पे मैक्सिमम चैप्टर के डालने की, तो ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रज्ञान कॉमर्स इस बारकोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लोगे। 32 मार्क्स की प्रिपरेशन एप्लीकेशन, एंड जो आपकी बची 48 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है, 48 मार्क्स किस चीज़ के, अगर आप देखोगे तो 80 का कितना परसेंट होता है, 60%। ठीक है, ये आपका थ्योरी आएगा, ये प्योर थ्योरी पोर्शन होगा। तो थ्योरी के मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रख दिए, और बाकी 32 नंबर की तैयारी आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। हमारी डेली लाइव क्लास हो रही है अकाउंट्स की, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डाउट्स लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।